फोन या लैपटॉप जब हैंग होने लगता है ना, तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? बस फटाफट रीस्टार्ट कर दो। हाँ बिल्कुल, हम बस उसका रीस्टार्ट या वो फैक्ट्री रीसेट बटन ढूंढते हैं। एक ऐसी चीज जो बिना ज्यादा सोचे, मतलब तुरंत सारी बैकग्राउंड प्रोसेसेस बंद करे और सब ठीक कर दे। सही बात है। अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो लगता है इंसानों ने अपने शरीर के लिए भी ना एक ऐसा ही डिफॉल्ट फैक्ट्री रीसेट बटन ढूंढ लिया है। थकान हो, बुखार हो या सर भारी लग रहा हो, लोग तुरंत घर का मेडिकल बॉक्स खोलते हैं और डोलो, क्रोसिन या कैल्पॉल निकाल लेते हैं। ये दवा तो आजकल घर के राशन जैसी बन चुकी है। बुखार आते ही लोग सबसे पहले यही गोली निकालते हैं, बिना ये सोचे कि दरअसल शरीर के अंदर क्या जा रहा है। एग्जैक्टली। और उसका असर कितनी देर तक रहेगा ये भी नहीं सोचते। और यही बात थोड़ी चिंताजनक भी है। आज की इस गहरी चर्चा के लिए जब हमने अपने रिसर्च सोर्सेस को खंगाला तो कुछ ऐसी बातें सामने आई जो किसी को भी हैरान कर सकती हैं। बिल्कुल। आमतौर पर इस गोली को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन इसके काम करने के तरीके, इसके डोजेज के गणित और इसके असर में ऐसी बारीकियां हैं जिन्हें नजरअंदाज करना किसी बड़ी मुसीबत को न्योता देने जैसा हो सकता है। सही कहा। इन सोर्सेस को पढ़कर यही लगता है कि शायद हम लोग बिना सोचे समझे इस रीसेट बटन को कुछ ज्यादा ही आसानी से दबा रहे हैं। तो इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी है कि हम इस दवा की बुनियादी पहचान को समझें। स्रोत बताते हैं कि जिसे हम आम भाषा में पैरासिटामोल कहते हैं ना, उसे मेडिकल भाषा में एसिटामिनोफेन भी कहा जाता है। ओह, मतलब दोनों एक ही हैं? हाँ, बिल्कुल एक ही हैं। दुनिया भर में ये हल्के से मध्यम दर्द और बुखार कम करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवा है, चाहे वो दांत का दर्द हो, सर दर्द हो या फ्लू के लक्षण। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग में आग लगी है और फायर अलार्म जोर जोर से बज रहा है, तो वहां क्या करना सबसे जरूरी है? आग बुझाना या सिर्फ अलार्म का तार काट देना ताकि शोर बंद हो जाए? आग बुझाना ही सबसे जरूरी होगा। राइट। पैरासिटामोल के बारे में पढ़ते हुए मुझे यही लगा कि शायद ये दवा सिर्फ अलार्म बंद कर रही है। ये तुलना बहुत अच्छी है। ये शरीर के अंदर होने वाली उस पूरी प्रक्रिया को एकदम सही तरह दर्शाती है। जब किसी इंसान को कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, तो शरीर का इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म शुरू करता है। ओके, तो अंदर एक लड़ाई चल रही होती है। कहते हैं ये एक तरह से शरीर के थर्मोस्टेट का काम करता है। थर्मोस्टेट जैसे एसी में होता है? हाँ, वैसा ही। जब इन्फेक्शन होता है तो इम्यून सिस्टम कुछ रसायन छोड़ता है जो हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं कि शरीर का तापमान बढ़ा दिया जाए, ताकि उस गर्मी से वायरस या बैक्टीरिया कमजोर पड़ जाए। वेट, यानी बुखार आना असल में शरीर का अपना इलाज करने का एक तरीका है? हमारी बॉडी खुद ही उस वायरस को पकाने की कोशिश कर रही होती है। एकदम सही समझे। बुखार एक लक्षण है, बीमारी नहीं। ये इस बात का सबूत है कि इम्यून सिस्टम उस आग से लड़ रहा है। ओह वाह! जब कोई पैरासिटामोल खाता है तो ये दवा खून के जरिए दिमाग तक पहुंचती है और सीधा उस थर्मोस्टेट यानी हाइपोथैलेमस पर असर डालती है। ये दवा दिमाग को ट्रिक करती है और सिग्नल देती है कि तापमान कम कर दो। मतलब इन्फेक्शन वहीं का वहीं है, बस थर्मोस्टेट को नीचे कर दिया। हाँ, और इसके अलावा शरीर में जहां भी दर्द हो रहा होता है, वहां से दिमाग तक दर्द के सिग्नल्स ले जाने वाले रसायनों को ब्लॉक कर देती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आग अभी भी जल रही है, बस बिल्डिंग का फायर अलार्म बंद कर दिया गया है। उस दवा ने इन्फेक्शन या वायरस पर कुछ नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। वो सिर्फ लक्षण को कवर कर रही है। पर अगर ये दवा इलाज नहीं कर रही, सिर्फ लक्षण छुपा रही है, तो लोग इसे इतनी आसानी से खाते क्यों हैं? और कई बार डॉक्टर भी तो यही सलाह देते हैं ना। इसमें आखिर नुकसान क्या है? अगर किसी को दर्द से राहत मिल जाए, जब तक उसका इम्यून सिस्टम अपना काम पूरा कर रहा है। देखिए, दर्द या बेचैनी से राहत पाने में अपने आप में कोई बुराई नहीं है। असली समस्या इस गलतफहमी से शुरू होती है जहां लोग इस गोली को पूरा इलाज मान लेते हैं। वो सोचते हैं गोली खाई और बीमारी खत्म। छोटी-सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। उस डोसेज के गणित पर ही ना थोड़ा और ध्यान देते हैं, क्योंकि सोर्सेज में जो नंबर्स दिए गए हैं वो थोड़े अजीब हैं और आम जिंदगी के हिसाब से उन्हें फॉलो करना काफी मुश्किल लगता है। हाँ, मैथ थोड़ा स्ट्रिक्ट है इसका। वयस्कों के लिए, मतलब एडल्ट्स के लिए, एक आम डोज 500 से 650 मिलीग्राम के बीच बताई गई है, जो जरूरत पड़ने पर हर 4 से 6 घंटे में ली जा सकती है। राइट। लेकिन साथ ही इसमें एक बहुत सख्त चेतावनी भी जोड़ी गई है कि एक दिन में 4000 मिलीग्राम यानी 4 ग्राम से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं लेनी चाहिए। पर लोग आम जिंदगी में ऐसे मिलीग्राम्स का हिसाब तो नहीं रखते ना। असल खतरा यही है।
लोग इसको एक आम टॉफी की तरह समझते हैं। बेचैनी में लगता है कि 2 गोलियां एक साथ खा लेने से बुखार जल्दी उतर जाएगा। हाँ, डबल डोज ले लेते हैं फटाफट ठीक होने के चक्कर में। जबकि मेडिकल गाइडलाइंस इस 4000 मिलीग्राम की लिमिट को लेकर बेहद सख्त है, क्योंकि इस दवा का प्रोसेसिंग मैकेनिज्म शरीर में एक बहुत ही पतली लाइन पर चलता है। इस बात को पक्का करने के लिए मैंने रिसर्च पढ़ते वक्त एक कैलकुलेशन करके देखी। अच्छा, कैसी कैलकुलेशन? मान लीजिए किसी की तबीयत बहुत खराब है और वो आम मिलने वाली 650 मिलीग्राम की गोली खाता है। अगर उसने स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किया और हर 4 घंटे में 1 गोली ली तो 24 घंटे में वो 6 गोलियां खा लेगा। ठीक है। अब 6 को 650 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3900 मिलीग्राम होता है। ये तो 4000 मिलीग्राम की उस डेंजर लिमिट के बिल्कुल किनारे पर है। एक गोली इधर उधर हुई या किसी ने ध्यान नहीं दिया तो डेंजर जोन पार। इस कैलकुलेशन से ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि लोग कितनी आसानी से इस डेंजर जोन में दाखिल हो सकते हैं। हर 4 घंटे में गोली खाने का नियम 500 मिलीग्राम वाली गोली पर तो शायद ठीक बैठे, लेकिन 650 मिलीग्राम वाली गोली के साथ ये हिसाब भारी पड़ सकता है। और हम तो बस अभी अडल्ट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, बच्चों के मामले में तो गणित और भी अलग और नाजुक होता है। स्रोत भी साफ कहता है कि बच्चों की डोज हमेशा उनके वजन यानी वेट के हिसाब से तय होती है, उम्र के हिसाब से नहीं। पर अक्सर घरों में लोग क्या करते हैं, आसान रास्ता निकालते हैं। वो बड़ों वाली गोली को आधा तोड़कर या चौथाई हिस्सा बच्चे को दे देते हैं। ऐसा करना बहुत बड़ा रिस्क उठाना है। बच्चे का शरीर और उसका लिवर पूरी तरह विकसित नहीं होता। एक अडल्ट गोली का आधा हिस्सा भी बच्चे के लिवर के हिसाब से एक मासिव ओवरडोज बन सकता है। बाप रे। इसीलिए हमेशा यही सलाह दी जाती है कि बच्चे के किलो के हिसाब से एग्जैक्ट मिलीग्राम कैलकुलेट करके ही दवाई दी जाए, और ये एक डॉक्टर ही सबसे बेहतर बता सकता है। मुझे यहाँ इन बातों पर थोड़ा संदेह हो रहा है। कैसा संदेह? डोलोक्रोसिन जैसी दवाएं इतनी ज्यादा आम है, हर दूसरे दिन लोग इन्हें खा रहे हैं। अगर 4000 मिलीग्राम के थोड़ा सा ऊपर जाते ही इतना खतरा है तो रोज हजारों लोगों को अस्पताल में होना चाहिए। लगता तो ऐसा ही है। क्या ये 4000 की लिमिट सच में इतनी जानलेवा है, या ये सिर्फ एक प्रिकॉशन है जो दवाइयों के पैकेट के पीछे लिखना कानूनी रूप से जरूरी होता है? ये सिर्फ कोई कानूनी फॉर्मेलिटी नहीं है। इसके पीछे एक ठोस और गंभीर बायोलॉजिकल कारण है। पैरासिटामोल सीधा लिवर पर असर डालती है। सीधा लिवर पर? हाँ, और लिवर डैमेज एक ऐसी चीज है जो शुरुआत में तुरंत दर्द नहीं देती। इसका असर कई बार चुपचाप होता है, और जब तक लक्षण बाहर दिखते हैं तब तक डैमेज इरिवर्सिबल हो चुका होता है, यानी उसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। ओह वाओ। इस लिवर डैमेज वाले हिस्से को समझने के लिए मुझे अपने सोर्सेज से एक बहुत दिलचस्प चित्र दिमाग में बन रहा है, खासतौर पर उन लोगों के संदर्भ में जो वीकेंड पर पार्टी करने के बाद अगले दिन हैंगओवर का सिरदर्द भगाने के लिए ये गोली खाते हैं। ओह, ये तो बहुत आम बात है। इसे ऐसे समझते हैं कि इंसान का लिवर एक कार के इंजन की तरह काम करता है। रात भर अल्कोहल प्रोसेस करने के बाद वो इंजन पूरी तरह थक चुका है, ओवरहीट हो चुका है। तो जब सुबह कोई उस इंजन को ठीक करने की उम्मीद में उसमें पैरासिटामोल डालता है, तो वहां अंदर असल में क्या प्रोसेस चल रहा होता है? उस थके हुए इंजन में शांति की बजाय और ज्यादा कचरा और बोझ डालने वाली बात हो जाती है। जब कोई गोली शरीर में जाती है तो खून उसे लिवर तक ले जाता है। लिवर का मुख्य काम है रसायनों को तोड़ना और फिल्टर करना। जब लिवर पैरासिटामोल को तोड़ता है ना, तो इस दवा का लगभग 5 से 10% हिस्सा एक बेहद जहरीले रसायन में बदल जाता है। मेडिकल भाषा में इस टॉक्सिक बायो प्रोडक्ट को NaPQI कहते हैं। वेट, एक आम दर्द की दवा अंदर जाकर जहर बना रही है? ये अपने आप में डराने वाली बात है। शरीर की आम केमिस्ट्री यही है, लेकिन हमारा लिवर सिर्फ इंजन नहीं, एक मास्टर केमिस्ट भी है। आम स्थिति में जब लिमिट के अंदर दवा ली जाती है तो लिवर के पास अपना एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे ग्लूटाथायोन कहते हैं। ग्लूटाथायोन, ओके। जैसे ही वो थोड़ा सा जहरीला NaPQI बनता है, ये ग्लूटाथायोन तुरंत उससे जुड़कर उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, उसे बेअसर करके शरीर से बाहर निकाल देता है। तो अगर लिवर खुद ही उस जहर को बेअसर करने में माहिर है तो फिर दिक्कत कहाँ आती है? 4000 मिलीग्राम क्रॉस होने पर या हैंगओवर की हालत में अचानक क्या बदल जाता है? पूरा खेल इस बात पर निर्भर करता है कि लिवर का ध्यान कहाँ लगा हुआ है। जब शरीर में अल्कोहल होती है तो लिवर के पास उस अल्कोहल को तोड़ने का बोझ पहले से होता है। वो अपना सारा ग्लूटाथायोन उस अल्कोहल से निपटने में लगा देता है।
यानी बैकअप खत्म हो गया। बिल्कुल। और ऊपर से अल्कोहल उन एंजाइम्स को और बढ़ा देती है जो उस जहरीले NAPQI को तेजी से बनाते हैं। यानी इसको अगर सरल भाषा में कहें तो एक तरफ जहर बनाने वाली फैक्ट्री दुगनी तेजी से काम करने लगी और दूसरी तरफ उस जहर को रोकने वाला डिफेंस सिस्टम यानी ग्लूटाथायोन पूरी तरह खत्म हो गया। नतीजा ये होता है कि वो टॉक्सिक सब्सटेंस लिवर के सेल्स को अंदर ही अंदर मारना शुरू कर देता है। यही कारण है कि 4000 मिलीग्राम की लिमिट तय की गई है, क्योंकि उस लिमिट के बाद लिवर के पास ग्लूटाथायोन बचता ही नहीं है। सही बात है। और जब अल्कोहल के साथ इस दवा का इस्तेमाल होता है ना, तो ये डैमेज और भी कम डोज पर हो सकता है। इसीलिए सोर्थ बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि इस दवा और अल्कोहल का मेल किसी जहर से कम नहीं है। इस पूरी अंदरूनी प्रक्रिया को सुनकर तो यही लगता है कि इस गोली को बिना सोचे समझे लेना किसी केमिस्ट्री लैब में अनजान एक्सपेरिमेंट करने जैसा है। लेकिन स्रोत में एक और छुपे हुए खतरे का जिक्र है जिसे स्टेल्थ ओवरडोज कहा गया है, यानी अनजाने में ली गई ज्यादा डोज। हाँ, स्टेल्थ ओवरडोज एक बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल। स्रोत बताता है कि सर्दी या फ्लू की कई दूसरी दवाओं जैसे कॉफ सिरप्स, कोल्ड पिल्स या साइनस की दवाइयों में भी पैरासिटामोल पहले से मिला होता है। यही वो स्थिति है जहां लोग सबसे ज्यादा उस डेंजर जोन में फंसते हैं। जब लोगों को फ्लू होता है तो वो सोचते हैं कि बुखार के लिए एक आम गोली ले ली जाए और सर्दी खांसी या गले की खराश के लिए अलग से सिरप पी लिया जाए। हाँ, उन्हें लगता है वो दो अलग अलग बीमारियों की अलग दवाएं ले रहे हैं जिनमें आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। सही बात है। इसे अगर खाना पकाने की एक आसान छवि से देखें, जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई सब्जी बन रही हो। बनाने वाले ने सब्जी में अपने स्वाद के हिसाब से ऊपर से नमक डाल दिया। फिर बाद में उस सब्जी को और स्वादिष्ट बनाने के लिए मार्केट का कोई तैयार मसाला भी डाल दिया। अब उन्हें लग रहा है कि उन्हें तो सिर्फ मसाला बढ़ाया है, पर असल में उस मार्केट के मसाले में पहले से ही भारी मात्रा में नमक मौजूद होता है। ठीक है। सब्जी बनने के बाद अचानक पता चलता है कि नमक दुगना हो गया और खाना खराब हो गया। एग्जैक्ट सेम चीज दवा के साथ हो रही है। बिल्कुल। मेडिकल मामलों में ये खराब होना लिवर का फेल होना है। कॉफ सिरप्स या मल्टी सिम्टम कोल्ड की दवाओं में अक्सर 325 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल मिला होता है ताकि वो दवा सर्दी के साथ साथ फ्लू के बुखार को भी ठीक कर सके। तो इसका मतलब है कि अगर किसी ने सर्दी का सिरप भी पी लिया और ऊपर से एक 650 मिलीग्राम वाली बुखार की गोली भी ले ली, तो उसने एक ही वक्त में 1000 मिलीग्राम से ज्यादा का डोज शरीर में डाल दिया। हाँ, और उसे पता भी नहीं चला। और अगर दिन भर वो सर्दी और बुखार के चक्कर में यही साइकिल दोहराता रहा तो वो कब 4000 मिलीग्राम की डेंजर लाइन क्रॉस कर जाएगा उसे वाकई पता भी नहीं चलेगा। पर इस छुपे हुए खतरे से बचा कैसे जा सकता है? आम इंसान को हर दवाई के अंदर की केमिस्ट्री कैसे पता चलेगी? बचाव का सिर्फ एक ही सबसे आसान और जरूरी तरीका है लेबल्स पढ़ने की आदत डालना। सिर्फ ग्रोसरी स्टोर में खाने पीने के पैकेट पर नहीं, दवाइयों के पीछे छुपे हुए छोटे अक्षरों को पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अगर किसी दवा के इंग्रेडिएंट्स में एसिटामिनोफेन या पैरासिटामोल लिखा है तो उसका हिसाब अपने दिन भर के मैथ्स में जोड़ना पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कई बार विदेशी दवाओं पर या छोटी पैकेजिंग पर इसे सिर्फ AP लिख दिया जाता है। AP, ये तो और भी कंफ्यूज करने वाला नाम है। आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है? यही जागरूकता तो सोर्सेस का मुख्य मकसद है। अगर कोई भी मल्टी सिम्टम कोल्ड पिल या कफ सिरप इस्तेमाल हो रहा है तो ये मानकर चलना बेहतर है कि उसमें पैरासिटामोल शामिल हो सकती है। बेटर सेफ देन सॉरी। सही कहा। किसी भी नई दवा को शामिल करने से पहले इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करना या अपने फार्मासिस्ट से पूछ लेना एक ऐसी छोटी सी आदत है जो लिवर को जिंदगी भर के नुकसान से बचा सकती है। इन सारी बातों को अगर एक जगह समेटा जाए ना, तो ये साफ है कि मेडिकल बॉक्स में रखी चीजों को हम बहुत मामूली समझने की भूल करते हैं। पहली बात तो ये कि पैरासिटामोल और एसिटामिनोफेन दोनों एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। भले ही इनके आम ब्रांड नेम्स हमारे दिमाग में इतने बस गए हैं कि लोग इन्हें टॉफी की तरह समझने लगे हैं, पर इनको पूरे ध्यान और एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। ये शरीर के अंदर का थर्मोस्टेट बदलकर सिर्फ लक्षणों को दबाती हैं, खुद बीमारी को ठीक नहीं करती। और उसके बाद डोसेज का वो मैथ सबसे जरूरी कड़ी बन जाता है। वयस्कों के लिए एक दिन में 4000 मिलीग्राम की उस डेंजर लिमिट को कभी दिमाग से नहीं निकालना चाहिए। और जहां तक बच्चों का सवाल है, उनकी डोज हमेशा उनके वजन और सिर्फ डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही तय होनी चाहिए। गोली तोड़कर देना एक बहुत बड़ा जोखिम है। साथ ही सबसे बड़ी बात अपने इंजन यानी लिवर को बचा कर रखना। लिवर पर दोहरा बोझ ना डालें।
यानी कि अल्कोहल और इस दवा का कॉम्बिनेशन किसी पॉइजन से कम नहीं है। साथ ही उस छुपे हुए नमक की तरह दूसरी सर्दी जुकाम की दवाओं में शामिल पैरासिटामोल को चेक करना ना भूलें, ताकि अनजाने में होने वाले स्टेल्थ ओवरडोज से बचा जा सके। बिल्कुल, सही जानकारी होना और उस जानकारी पर अमल करना ही इस स्थिति में सबसे बड़ा बचाव है। दवा खुद कभी बुरी नहीं होती, बल्कि आदत और उसके गलत इस्तेमाल के तरीके खतरनाक होते हैं। सही कहा। इस पूरी चर्चा ने इस मामूली सी दिखने वाली गोली का पूरा सच सामने रख दिया है, पर इसने दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल भी छोड़ दिया है। जैसा कि शुरू में जिक्र हुआ था, हमने अपने शरीर के लिए इस गोली को एक डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री रीसेट बटन बना दिया है। लेकिन अगर पैरासिटामोल जैसी इतनी आम दवा के साथ, जो किसी भी दुकान पर आसानी से मिल जाती है, उसके साथ मिलीग्राम और घंटों का इतना ध्यान रखना पड़ता है और उसका असर सीधे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग पर इतना गहरा पड़ता है, तो हमारे घर के मेडिकल बॉक्स में और कितनी ऐसी मामूली लगने वाली चीजें होंगी जिनके असली असर से हम पूरी तरह अनजान हैं। शरीर एक बेहद कॉम्प्लेक्स मशीन है और शायद हर परेशानी का हल सिर्फ एक गोली निगल लेना नहीं है। अगली बार जब भी